सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक और वीडियो लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे गांधी युग की, जिसका कि लगभग टाइम पीरियड हम मानते हैं 1919 से 1942 तक। लगभग सारे मेजर जो मूवमेंट हुए, बोल सकते हो जितने भी मेजर आंदोलन हुए, ठीक है, जितने भी मेजर आंदोलन हुए वो इसी टाइम पीरियड के दौरान हुए थे। तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। जिसने अभी तक वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, हमने बेसिक जानकारी ली थी महात्मा गांधी जी के जीवन के ऊपर, उनके बचपन के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, उनका अफ्रीका दौरा। तो चलो उसी को रिकॉल कर लेते हैं सबसे पहले। और जिसने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा जाके देख लें, और कुछ एक क्वेश्चन है जो पिछले वीडियो से ही रिलेटेड है, उसको अभी हम रिकॉल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, या यूं कहें कि पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कि महात्मा गांधी अफ्रीका किसका केस लड़ने गए थे। तो आपका आंसर क्या था यहाँ पे? तो अफ्रीका वो किसका केस लड़ने गए थे? दादा अब्दुल्ला का। दादा अब्दुल्ला, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो अभी नया देख रहा है, कोई नया पर्सन, नया व्यक्ति, नया स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या जो मेजर क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। तो अपने महात्मा गांधी जी ने अपने लॉ की पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट की थी? ये कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सारे के सारे मेजर हैं, तो मैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो अपनी लॉ की, अपनी वकालत की पढ़ाई कहाँ पे कंप्लीट की थी इन्होंने? इन्होंने अपनी लंदन से, लंदन या इंग्लैंड, यूं कहें इंग्लैंड से, अपलोडेड सक्सेसफुली, हाँ क्या हो गया अपलोड, इंग्लैंड से इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की थी। किसकी पढ़ाई? लॉ की। कब से कब तक? तो ये लगभग 1899, 1889 में गए थे लंदन, या यूं कहें इंग्लैंड। और 92 में इनकी कंप्लीट हुई और भारत आए थे। तब तक इनकी माता जी का देहांत हो गया था। माता जी थी इनकी, आई थिंक पुतली बाई। ठीक है, हाँ यही नाम हमने डिस्कस किया था, पुतली बाई। कई बार मैं भूल जाता हूँ चीजें। ठीक है, तो टीचिंग एक माता सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है चीजों को याद रखने का। तो आप सभी भी टीचर बन जाइए। ठीक है, ओके। तो ये हो गया, ये कुछ एक चीजें हमने डिस्कस की अभी। अच्छा, महात्मा गांधी ने अफ्रीका में किस स्टेशन से कहां से कहां तक की यात्रा की थी? और बीच ही स्टेशन में उन्हें निकाल दिया गया था, या यूं कहीं धक्का मार के अंग्रेजों ने रंग भेद की नीति के चलते उनको स्टेशन पे बाहर भेज दिया था। तो कौन सा स्टेशन था वो? मैरिट्सबर्ग कांड। हाँ, क्या था नाम? मैरिट्सबर्ग कांड। मैरिट्सबर्ग, मैरिट्स मैरिट्सबर्ग कांड। ठीक है, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं। ठीक, मैरिट्सबर्ग ये स्टेशन था, रेलवे स्टेशन था ये। ठीक है, रेलवे स्टेशन था ये, जहां पर महात्मा गांधी जी को बीच यात्रा में ही बाहर निकाल दिया गया था। और कहां से कहां की यात्रा कर रहे थे ये? तो ये यात्रा कर रहे थे, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, प्रिटोरिया टू, डरबन से प्रिटोरिया। हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, डरबन टू, डरबन टू प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। ठीक है, तो ये यात्रा कर रहे थे डरबन से प्रिटोरिया की, जहां पे उन्होंने टिकट कौन सी ली थी? एसी क्लास, या यूं कहें फर्स्ट क्लास, है ना। और जैसे ही वो डिब्बे में, रेल के डिब्बे में चढ़े, अंग्रेजों ने उनको बाहर निकाल दिया। और ये वहां से उनको, महात्मा गांधी जी को, अंग्रेजों के खिलाफ एक विजन मिल गया, उनकी कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने का। ठीक है, तो इतनी सी जानकारी हमने ली थी। और अफ्रीका में अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से आश्रम स्थापित किए थे। तो इसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। ठीक है, ये पिछले वीडियो का ही लेखा जोखा है सारा, तो बने रहिए अभी तक। ठीक है, तो सबसे पहला आश्रम 1904 में महात्मा गांधी ने अफ्रीका में कौन सा स्थापित किया था?
फिनिक्स, फिनिक्स आश्रम, ठीक है, फिनिक्स आश्रम है ना, आश्रम। ये बाद में फिनिक्स ट्रस्ट के रूप में परिवर्तित हो गया था, बाद में ये क्या बन गया था, ट्रस्ट बन गया था एक, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद सबसे फेमस जो आश्रम था गांधी जी का 1906 में बनाया गया था, किसकी सहायता से, एक जर्मन शिल्पकार थे, नाम था कॉलेनबाख, कॉलेनबाख, ठीक है, कॉलेनबाख इनका नाम था। और नाम था उस आश्रम का टॉल्स्टॉय फार्म, टॉल्स्टॉय फार्म। और इसी फार्म को बाद में बदलकर गांधी आश्रम कर दिया गया था, इसी का नाम गांधी आश्रम पड़ा था, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, गांधी आश्रम, ठीक है, इसी का नाम बदल के गांधी आश्रम कर दिया गया था, ठीक है, नोट कर लिया इतना। और आपको मैं बता दूं, इसके बाद महात्मा गांधी 9 जनवरी, पूरी डेट लिख लेते हैं, 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ जाते हैं। और इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब, 9 जनवरी को हर साल मनाते हैं हम, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, इनको भी नोट कर लीजिएगा, है ना। और साबरमती आश्रम तो आपको पता ही होगा, गुजरात में स्थापित किया था, आई थिंक 1916 या 1915 में आए थे, 1916 में 15-16 में स्थापित हो गया था, ठीक है। और अभी बात करते हैं आगे, अभी गांधी युग की हमने बात की थी, चलिए ये था पिछले सेशन का लेखा जोखा, अभी आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज के वीडियो को, ठीक है। हाँ, एक सेकंड, थोड़ा सा लाइट का इशू है आज यहाँ पे। तो बात करते हैं द मैन ऑफ प्रिंसिपल महात्मा गांधी जी के जो आंदोलन रहे उनको डिस्कस करेंगे आज। और सबसे इम्पोर्टेंट जो शुरू होता है 1915 में, जब वो भारत आए तो गोपाल कृष्ण गोखले जो कि उनके पॉलिटिकल गुरु हैं, यूं कहें तो उनके जीवन, उनके मार्गदर्शन की वजह से उन्होंने अपने जीवन में पॉलिटिकल करियर को शुरू किया, पूरे देश का भ्रमण किया, लोगों की समस्याओं से अवगत हुए और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए उन्हें एक और सशक्त कारण मिल चुका था कि अब तो हाँ, अंग्रेजों को भगा के ही रहना है, इस देश को आजाद करा के ही रहना है, ठीक है। बात करते हैं 1917 में, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो इंपॉर्टेंट है, डेट रखिएगा याद, 1917 में। कहाँ पे ये चंपारण है, कहाँ पे, और ये था क्या, सारा ये कांड क्या था, तो चंपारण आपको पता होना चाहिए, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वर्तमान बिहार, ठीक है। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट था चंपारण, जहां पे अंग्रेज क्या करवाते थे, किसानों से नील की खेती करवाते थे। ये काफी बार पूछा गया एग्जाम में, किसकी खेती होती थी, नील की खेती, ठीक है, नील की खेती होती थी। अच्छा, अब महात्मा गांधी ने यहाँ पे सत्याग्रह क्यों किया था, तो इसको भी जान लेते हैं। मान लो आपकी कोई जमीन है जहां पे आप नील की खेती कर रहे हो, तो नील एक ऐसी फसल है, ऐसा पौधा है जहां पर ये एक बार पैदा हुआ ना, वहां पर 4-5 साल तक कोई भी फसल दोबारा से पैदा नहीं होती थी। ये एक तरह से उस जमीन को, उसका उपजाऊपना खत्म कर देता था। क्या कर देता था, जमीन का उपजाऊ, यहाँ पे मात्रा गलत लगा दी, उपजाऊपन खत्म कर देता था ये, ठीक है, नोट करिएगा। तो चंपारण सत्याग्रह है जो हुआ था, तो महात्मा गांधी किस पर्सन के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे, तो ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, नाम है इनका राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला इनका सरनेम, शुक्ला। तो इनके कहने पर महात्मा गांधी कहां गए थे,
चंपारण गए थे। पहले तो वो मना करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने किसानों की स्थिति को समझा और गोपाल कृष्ण गोखले के इन्फ्लुएंस में आके भी महात्मा गांधी चंपारण गए और उन्होंने पहला बोल सकते हो यहाँ पे मेजर आंदोलन, मुख्य आंदोलन किया था, ठीक है, भारत में। इससे पहले वो अफ्रीका में थे, वहां पे काफी मुख्य आंदोलन किए और वहां से उन्हें काफी ख्याति और रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई थी, ठीक है। इतना हो गया। अभी बात कर लेते हैं आगे। देख, एक और मुख्य कारण था इस आंदोलन के पीछे, चंपारण सत्याग्रह के पीछे। एक तो हमने सबसे मुख्य कारण तो हमने बता दिया कि एक तो जमीन का उपजाऊपना खत्म हो जाता था जहां पे भी नील उगाया जाता था। दूसरा ये था कि जितनी लागत थी ना खेती करने के लिए, उतना मुनाफा नहीं हो रहा था, किसान घाटे में जा रहा था। तो दूसरा सबसे मेजर कारण ये भी था कि मुनाफा नहीं हो रहा था, किसान क्या जा रहा था, घाटे में जा रहा था, ठीक है, किसान घाटे में जा रहा था। ये याद रखना बहुत जरूरी चीज है ये, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। ये था आपका 1917 का चंपारण सत्याग्रह। याद रखिएगा किसके कहने पे गए थे, राजकुमार शुक्ला के कहने पे गए थे। चंपारण हुआ कब, 1917 में हुआ। और किसके विरुद्ध हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ, नील की खेती को रोकने के लिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ये भी नोट कर लीजिएगा फटाफट। 1918 में क्या हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, 1918 में हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी दूसरा मेजर आंदोलन बोल सकते हो। इसके बाद 1918 में ही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, याद रखिएगा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई थी, 1918 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और यहीं पे पहली बार महात्मा गांधी ने अपना वेपन मतलब, हाँ वो नहीं गन वगैरह रख दी, कुछ भी मार धाड़ वाला हथियार नहीं, इनका जो वेपन था वो था, बोल सकते हो फास्टिंग, अनशन बोल सकते हो आप, अनशन, भूख हड़ताल। तो इनका जो वेपन था उसका नाम है भूख हड़ताल। तो पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल भी इसी मिल में की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी ने फर्स्ट टाइम पे भूख हड़ताल कहाँ पे की थी, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट रखिएगा। ये सारी चीजें आपके अलाइड एचएस, यूपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आती रहती हैं, तो ये सारा सिलेबस उसी के ओरिएंटेड रहेगा। और बाकी जो आपका पटवारी, पुलिस, वो सारे एग्जाम में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट देख रहा है ध्यान से अपने नोट्स बनाइएगा और मेरे शब्दों को ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक हम कहाँ पहुंचे, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद 1919 में आते हैं और यहाँ पे एक मेजर घटना घटित हुई थी, भारत के इतिहास के सबसे दुखद घटना थी ये। आपने सुना होगा 13 अप्रैल 1919, है ना। ये डेट याद आते ही बदन में करंट सा दौड़ने लगता है। ये काफी मतलब कह सकते हैं कि काफी बुरी घटना थी भारतीय इतिहास के लिए, भारतीय लोगों के लिए काफी बुरा एक्सपीरियंस था ये। नाम सुना होगा आपने जनरल डायर का, जनरल डायर का, कहाँ पे, अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में क्या किया था, जलियांवाला बाग एक जगह है, जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दिन कौन सा था, कई बार ऐसे भी पूछा गया है। आप एचपी पुलिस वालों को पता होगा, जो स्टूडेंट देख रहा है, बैसाखी का दिन था, पिछली बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बैसाखी अदर एग्जाम में आ सकता है, पटवारी वाले रेडी रहें, ठीक है। बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल, याद रखिएगा, ये पूछा गया है ना एग्जाम में। तो काफी मतलब बोल सकते काफी बड़ी घटना थी भारतीय इतिहास में ये। भारतीय जो लोग थे इसमें सबसे ज्यादा मारे गए थे, हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। जनरल डायर
ने आदेश दिया था गोली चलाने का। ये भी नाम याद रखिएगा। बाद में आई थिंक सरदार उधम सिंह ने इनको गोली मार दी थी इंग्लैंड में जाके, और इंग्लैंड में जाके इनको पुरस्कार से सम्मानित किया था। कुछ आई थिंक कोई लॉयन से रिलेटेड इनको उपाधि दी थी, लॉयन से, है ना। भारतीयों को मार के इनको लॉयन के कुछ ऐसा कुछ इनका अवार्ड था, मुझे वो याद नहीं, ठीक है। और याद रखना जरूरी भी नहीं समझता हूँ मैं ऐसे पर्सन के लिए, जो कि बिल्कुल निर्दयी और क्रूर व्यक्ति था ये जनरल डायर। और उधम सिंह ने इसको जाके इंग्लैंड में ही गोली मार दी थी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1919 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। 1919 में ये इंटरनेशनल बोल सकते हो कि एक घटना थी, अंतर्राष्ट्रीय घटना थी। खिलाफत आंदोलन होता है। और जिसको नहीं पता कि खिलाफत क्या है, तो खलीफा पद सुना होगा, खलीफा पद। ये तुर्की में उस टाइम पे तुर्की काफी कमजोर हो चुका था, और तुर्की में मतलब तख्ता पलट बोल सकते हैं एक तरह से, तख्ता पलट हो गया था। ये उसी से रिलेटेड, इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो मित्र राष्ट्र थे उनकी काफी बड़ी भूमिका रही थी। मित्र राष्ट्र वही बोल सकते हो आप, जो मेजर कंट्रीज थी उस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे जो भी मेजर कंट्रीज थी, तो उनको मित्र राष्ट्रों की संज्ञा दी गई है। संज्ञा मीन्स कि उनको नाम दिया गया मित्र राष्ट्र। उनकी वजह से तुर्की में बोल सकते हो कि खलीफा का पद संकट में आ गया था। तो महात्मा गांधी ने भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, आंदोलन शुरू किया था। और महात्मा गांधी जी को लगता था कि इससे भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच में भाईचारा बढ़ेगा, और हो सकता है कि ये रिजल्ट अच्छा हो, क्योंकि अब महात्मा गांधी यहाँ पे कुछ और विजन भी लेके चले थे। अगर आपको पता होगा तो हमने बात की थी कि 1909 में आया था मार्ले मिंटो अधिनियम, जिसके तहत ही कौन सी नीति आई थी, कौन सी नीति इन्होंने अपनाई थी? फूट डालो राज करो की नीति, फूट डालो राज करो की नीति। इसी मार्ले मिंटो सुधार के तहत आई थी, अधिनियम के तहत आई थी राज करो की नीति, ठीक है, नोट रखिएगा इस चीज को। और मार्ले ने लॉर्ड मिंटो को लिखा था कि हम नाग के वो दांत या नाग के वो बीज बो रहे हैं जो कल को हमें ही डसेगा। इसमें क्या किया था इन्होंने? मुस्लिम लीग को इन्फ्लुएंस किया था, अपने प्रभाव में ले लिया था अंग्रेजों ने, और भारत के दो टुकड़े करने में इसी आंदोलन, मुझे लगता है कि यही मार्ले मिंटो अधिनियम ही सबसे मेजर रहा है, क्योंकि यहीं से उसके बीज बो दिए गए थे। भारत पाकिस्तान के बीज बोना 1909 से ही शुरू हो गए थे। अच्छा, इसको थोड़ा सा, ओके, हाँ, थोड़ा सा दिक्कत रहती है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। इतना हो गया, तो ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। आपको लगता है ज्यादा डिटेल में जाना है तो कमेंट, जब तक मुझे सही से कमेंट नहीं मिलते हम ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बेसिक ओवरव्यू ही लेंगे अभी, ठीक है। और सारा सिलेबस एनसीईआरटी और आपके जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो रहती है क्वेरीज, उसी के ऊपर आधारित रहता है सारा ये, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको पूरा देखना चाहिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना चाहिए, है ना। अगर पसंद आ रहा है तो क्या ही जा रहा है आपका, तो जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, अभी हम देखते हैं इसके बाद 1919 तक हम पहुंच चुके हैं। खिलाफत आंदोलन हो चुका है। इससे पहले हमने बात की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता, 13 अप्रैल 1919, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा उन चीजों को। अब आगे बढ़ते हैं 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू होता है? 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू होता है? तो असहयोग आंदोलन, ठीक है, नॉन कॉपरेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, असहयोग आंदोलन, इसको नॉन कॉपरेशन, इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा, नॉन कॉपरेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी इसको बोला जाता है। असहयोग करना, किसी मतलब अंग्रेजों को सहयोग ना करना, ये इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो काफी लंबे समय तक ये आंदोलन चलता रहा, और अब लग ही रहा था कि सभी भारतीयों को लग रहा था कि इसी आंदोलन में ही भारत आजाद हो जाएगा।
आजादी बहुत नजदीक थी, बट हुआ क्या, 4 फरवरी 4 फरवरी 1922 को, लगभग काफी लंबा आंदोलन चला, 2-2.5 साल तक ये। और 1922 4 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, आपने सुना होगा गोरखपुर, है ना, गोरखपुर में एक जगह है, विलेज बोल सकते हैं, चोरा चोरी जगह है। जगह का नाम क्या है, चोरा चोरी। चोरा चोरी नाम की एक जगह है। यहां पे लोगों ने क्या करा, पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी। पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। अब आपको तो पता है कि महात्मा गांधी ने क्या प्रण लिया था, कि वो अहिंसा के बल पे, सत्य और अहिंसा के बल पे भारत को आजादी दिलाएंगे। लेकिन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लोगों ने हिंसा को यहाँ पे बढ़ावा दिया, हिंसा को बढ़ावा दिया। कहाँ पे, चोरा चोरी, ये जो कांड हुआ था, चोरा चोरी कांड पूछता है कई बार, याद रखिएगा। 4 फरवरी 1922, नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है ना। 4 फरवरी, फिर से लिख रहा हूं, 4 फेब 1922, ठीक है। तो ये घटना काफी, इस घटना से महात्मा गांधी काफी आहत हुए, काफी दुखी हुए। और इसके चलते महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1922 को निर्णय लिया कि वह इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को वापस लेंगे, असहयोग आंदोलन को वापस लेंगे, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेंगे। और ये पूरी तरह से 12 फेब, ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि कब खत्म हुआ पूरी तरह से, तो 12 फेब 1922 को। नोट कर लीजिएगा, ये सारी जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है ना। 6 फरवरी को ज्यादातर लोगों ने यही पढ़ा होगा, 6 फरवरी 1922। वह पूरी तरह समाप्त कब हुआ था, खत्म कब हुआ था ये आंदोलन, तो 12 फेब 1922। नोट कर लीजिएगा, है ना। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं, ये सारा डाटा जो है एनसीईआरटी की बुक से है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। नोट कर लीजिएगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो इतना हो गया। अच्छा, जैसे ये मूवमेंट वापस लिया गया, ये आंदोलन, तो काफी कांग्रेस के काफी लोगों ने लिखा, या यूं कहें कि नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस और भी बड़े बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने लिखा कि जब भी हमें लगता है कि भारत देश को आजादी मिलने वाली, तो महात्मा गांधी आंदोलन को ठंडा कर देते हैं। इससे पहले भी उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह जैसे बड़े आंदोलन किए थे, जो कि काफी मतलब भारत में, या यूं कहें विश्व में काफी प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक है। इतना नोट कर लिया। तो इतना भी नहीं है, कांग्रेस जो कहते हैं ना कि कांग्रेस के चहेते थे गांधी, ऐसा कुछ नहीं था। अगर डिटेल स्टडी करोगे तो कई बार तो कांग्रेस ही महात्मा गांधी का समर्थन नहीं करती थी। ऐसी, जैसे कि यहाँ पे ये आंदोलन वापस लेते हैं महात्मा गांधी, तो कांग्रेस थोड़ा सा नाराज हो जाती है महात्मा गांधी से भी, ठीक है। तो महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे जो अपने ही जो प्रिंसिपल, अपने ही सिद्धांतों पर जो उन्होंने सेट किए थे अपने लाइफ के लिए, जो उनका विजन था, उसी पे वे कायम रहना चाहते थे, उसी पे वे काम करना चाहते थे। तो भाई आसान नहीं है महात्मा गांधी बनना भी, इसीलिए तो इनको महात्मा की उपाधि दी गई है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक अभी हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद अब देखते हैं इसके बाद हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को देख लेते हैं। डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 पूछा गया, ये कई बार एग्जाम है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, कब हुआ था, 1930 हुआ, 1930 में हुआ। अच्छा, हुआ शुरू कैसे हुआ था ये, तो आपने दांडी मार्च सुना होगा, दांडी यात्रा, ये भी कब हुई थी, 1930 में हुई थी। कब से कब तक हुई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डेट पूछता है कई बार। तो 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये चली थी, ठीक है। इतना लंबा टाइम पीरियड बोल सकते हैं। आई थिंक
कुछ किलोमीटर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, काफी लंबी यात्रा रही थी, एग्जैक्ट मुझे किलोमीटर में याद नहीं, ये आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कि इस यात्रा की लंबाई कितनी थी, टोटल कुल कितनी यात्रा थी, ये लंबाई आप सर्च कर लीजिएगा कि कुल कितना ये ट्रेवल किए थे इस यात्रा में। एक्चुअली मैं ये डाटा भी भूल चुका हूँ, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, इसको सर्च करिएगा, जरूर से सर्च करिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दांडी मार्च कुल कितने दिन चला, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये डेट है, आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। और कितने यात्रा थी, यात्रा कितनी लंबी थी, कितने किलोमीटर की यात्रा थी, कितने किलोमीटर लंबी यात्रा थी, ये आपको सर्च करना है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, नोट करिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 1930-31 में ही पहला गोलमेज सम्मेलन होता है। क्या होता है? पहला गोलमेज सम्मेलन, हाँ, नोट करिएगा, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, कब हुआ था? 1930, ये नवंबर में शुरू हुआ था, ठीक है, नवंबर 1930 से शुरू होके ये जनवरी 1931 तक चला था, याद रखिएगा, जनवरी का 17-18 तक शायद इतना था ये, है ना, जनवरी 1900, और यहाँ पे 30 नवंबर आई थिंक, है ना, 30 नवंबर से आई थिंक 18 या 19 जनवरी इतना था, तो यहाँ से यहाँ तक चला था ये, ठीक है। तो 1931 यहाँ पे पूरी डेट लिख लीजिए, ठीक है। पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया, इसमें महात्मा गांधी या यूं कहीं कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। टोटल 89 देशी रियासतों से, या यूं कहीं टोटल इसमें 89 मेंबर थे ऑल ओवर पूरी मीटिंग में, ठीक है। 89 मेंबर इसलिए मुझे ये याद है क्योंकि मेरा रोल नंबर था, अगर आपको याद रखना है तो रख सकते हैं, मेरा रोल नंबर था, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ। हाँ, 89 मेंबर्स इसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो सदस्य थे 89, 89, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस 1931 में ही गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। गांधी जी ने अपनी कुछ एक मांगे प्रस्तुत की थी, भारत के लिए एक अलग संविधान, और पूरी तरह से भारत को आजादी की मांग भी की गई थी समय समय पे, वो तो होती ही रही है ना। 1857 के बाद आप पढ़ते हो हिस्ट्री, चलो अलग बात है, बट हाँ, कब हुआ था तो आपको पता होना चाहिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, इसको नोट कर लीजिए, 1931 में ही हुआ था। 1931, इसको बोलते हैं हम गांधी इरविन समझौता या पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। आई थिंक 11 सूत्रीय मांगे महात्मा गांधी जी ने पेश की थी, 11 सूत्रीय, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, यहां से यही इंपॉर्टेंट है बस, ये डेट महात्मा गांधी और इरविन के बीच हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद हम देखते हैं आगे। अच्छा, वाटर, ठीक है, थोड़ा गला सूख गया यार। चलो आगे देखते हैं। 11 सूत्रीय, ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, इन्होंने अलग पृथक संविधान की मांगे की थी, अलग अलग इनकी डिमांड्स थी, वो सारा ही उन्होंने बायोडाटा यहाँ पे दिया था, ठीक है, ये समझौते में। अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, 1932 में लगभग महात्मा गांधी को जेल जाना पड़ा था अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, और इन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था, ठीक है। तो दांडी मार्च जो इन्होंने किया था 1930 में, तो वहां पे भी इन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था, है ना। जब ये पहुंचे थे गुजरात के किसी तट पे, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, जो दांडी मार्च था, तो उसका मेन मतलब पर्पस यही था, मुख्य उद्देश्य यही था कि वहां पे जाके वो नमक कानून का उल्लंघन करें, है ना, सविनय अवज्ञा का आंदोलन, यही तो था कि अवज्ञा का यानी आज्ञा का उल्लंघन करना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन अंग्रेजों ने इंप्लीमेंट की थी उनका उल्लंघन करना, मतलब आदरपूर्ण उन चीजों का, उन रूल्स का, उन नियमों का उल्लंघन करना, ठीक है। तो पहला नमक कानून का उल्लंघन हुआ, और 1931-32 में महात्मा गांधी को जेल जाना पड़ता है। कहाँ पे? यरवदा जेल, ये कहाँ पे है?
पूना में है, ठीक है। ये कहाँ पे है? पूना में। यहीं पे आपने सुना होगा पूना पैकेट, पूना पैक्ट बोलते हो जिसको आप, पैकेट बोल रहा हूं मैं, पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट किसके और किसके बीच में हुआ था? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो महात्मा गांधी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड बी आर अंबेडकर के बीच, ठीक है, बी आर अंबेडकर के बीच हुआ था। और इस जब अब देखिए, अब जो लोग कहते हैं ना कि महात्मा गांधी तो बहुत बुरे थे, है ना, हिंदुओं की तो बिल्कुल भी हितैषी नहीं थे। हाँ, मानता हूं बी आर अम्बेडकर ने जो किया वो उनको लगता था, और महात्मा गांधी की सोच क्या थी अब वो सुन लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि पूना पैक्ट क्या था। तो आपको, जब महात्मा गांधी के बीच और महात्मा गांधी और इरविन के बीच जब समझौता हुआ, तो इलेक्शन को लेके कुछ एक सीटें आरक्षित करने की बात कही थी, है ना। तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर गए थे दलितों का हितैषी बन के, कि दलितों के लिए आरक्षण, यहाँ से शुरुआत होती है, सीटें आरक्षित की जाएं, कि चुनाव में दलितों के लिए सीटें आरक्षित की जाएं। पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य यही था। और बी आर अम्बेडकर वो पर्सन है जो महात्मा गांधी से जेल में मिले, और ये जेल में पूरा ये मीटिंग बोल सकते हो, ये पूरा जो समझौता था, ये पूरा समझौता कहाँ पे हुआ था? जेल में हुआ था। तो देख लो कौन महात्मा गांधी तो हिंदुओं को बांटना नहीं चाहते थे, है ना। अगर जिन लोगों को लगता है ना कि महात्मा गांधी तो बहुत बुरे थे, है ना, महात्मा गांधी, हो सकता है दलितों के साथ बुरा बर्ताव होता रहा हो समय समय पे, है ना, हिंदू समाज में काफी बुराइयां भी थी, बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल है ये सारी चीजें। बट महात्मा गांधी अब और भारत में हिंदुओं को बांटना नहीं चाहते थे, वो हिंदुओं को एकजुट करना चाहते थे, ये उनका विजन था। और बी आर अम्बेडकर को लगता था कि दलितों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, तो अपनी जगह ये भी सही थे, इनको ये लग रहा था। और ये जाते हैं महात्मा गांधी से समझौता करते हैं, पूना पैक्ट करते हैं, और दलितों के लिए सीटें आरक्षित करा लेते हैं। दलितों के लिए सीटें, चुनाव में सीटें आरक्षित कराते हैं। जो चुनाव होने वाले थे ना, वहीं पे ये सीटें आरक्षित करवाई जाती हैं कि इतनी परसेंट सीटें दलित समाज के लिए आरक्षित की जाएं, है ना। तो देख लीजिएगा, अब इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कहूँ, मेरा काम है आपको जानकारी देना, सच, सही और सटीक जानकारी, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड है, आप क्या लेते हैं, आप क्या ग्रहण करना चाहते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जिनको केवल और केवल नेगेटिव चीजों को लेना ही पसंद है। किसी भी कोई भी जानकारी हो, जो जितनी भी अच्छी हो, उसमें भी वो बुराई ढूंढ ही लेते हैं, तो उन लोगों का क्या ही कर सकते हैं। बट जिसको लगता है कि हाँ सही में यार, महात्मा गांधी तो वो पर्सन थे जिसने काफी कुछ इस देश को दे के गए हैं। अगर आप पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है या ज्यादा समझाने की जरूरत है। हाँ, वही है, अधकल गगरी छलकत जाए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, जो ज्यादा ही कुछ नॉलेज लेके घूमते हैं अपनी जेबों में, है ना। तो उनके लिए तो देश 2014 में ही आजाद होगा, अब इससे ज्यादा तो क्या ही हो सकता है, ठीक है। चलो खैर, ये अलग मुद्दा है, अब हम इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, है ना, वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम अपने काम पे वापस आ जाते हैं। तो अभी हम पूना पैकेट तक पहुंच चुके हैं। 1932 में हुआ था, और 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड गोलमेज, और मुझे लगता है मैंने राइटिंग तो सुधार ही ली है, ठीक है। तो राइटिंग का काफी इशू था, मैंने बोला भी था, और ये सुधर चुकी है। तो अब आपसे भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। सम्मेलन ये 1932 में हुआ था लंदन में, ठीक है। यहाँ पे महात्मा गांधी बंबई से बाय एयर गए थे, है ना, बाय प्लेन गए थे, और इन्होंने ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन अटेंड किया था, महात्मा गांधी ने भी, ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन अटेंड किया था। ये हुआ कब था? ये हुआ था 1931 में ही हुआ था। मैंने, माफ करिएगा, डेट गलत लिख दी, 1931 में हुआ था, ये नोट कर लीजिएगा, है ना। इसको मिटा के दोबारा लिखो, 1931, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने भी अटेंड किया था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा, ये कब हुआ था? थर्ड गोलमेज, हाँ, इसी की असफलता के बाद
गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। तो ये जब डिटेल पढ़ेंगे तो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, बट याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता वो भी 1931, दूसरा गोलमेज सम्मेलन वो भी 1931, थर्ड गोलमेज सम्मेलन, थर्ड गोलमेज, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1932 में, ठीक है, नोट कर लिया। ओके। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ना, इसमें लगभग 31 लोगों ने, 31 बोल सकते कि 31 सदस्यों ने भाग लिया था। पहले में कितने थे? 89। तो फर्स्ट में कितने थे? 89। ये काफी इंपॉर्टेंट है, नोट रखिएगा दोनों ही। और तीसरा गोलमेज भी काफी असफल रहा था। और इन तीनों गोल में से एक और क्वेश्चन बनता है, ये 32 में हुआ था। पूछता है कि किस भारतीय ने तीनों गोल मेज में भाग लिया था? तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई है, तो कौन से भारतीय ने तीनों में भाग लिया है? तो बी आर अम्बेडकर ने लिया था। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था, याद रखिएगा, नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और कांग्रेस ने भी भाग लिया था। पहले और तीसरे में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। फर्स्ट एंड थर्ड में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, उन्होंने सिर्फ सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उसी की असफलता के बाद 1931 में हुआ था। ये कब हुआ था? सेकंड। तो 1931 में हुआ था, अभी डिस्कस करा। इसकी असफलता के बाद 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था, अभी हमने डिस्कस किया था वो भी। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं गांधी जी का एक और महत्वपूर्ण आंदोलन जिसे हम जानते हैं। ये कब हुआ था? 1942 में। ये सबसे मेजर है, 1942, ठीक है। कौन सा आंदोलन था ये? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो राइटिंग तो मुझे लग रहा है सुधर जाएगी, है ना, जो सिस्टम मैंने लिया है हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगी। बस आप अपना सहयोग बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। लाइक करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर छोड़िए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, 8 अगस्त 1942, पूरी डेट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे का रीज़न भी बताता हूँ। तो एक आपको पता होना चाहिए, इस आंदोलन को दूसरा क्या नाम दिया गया, या यहाँ पे एक नारा दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा, करो या मरो। अब कुछ लोगों को ये काफी कंट्रोवर्शियल रहा है, ये आज तक भी कंट्रोवर्सी में रहा है ये। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी तो अहिंसा के मार्ग पे चलते थे, है ना, अहिंसा के मार्ग पे चलते थे। तो यहाँ पे जो ये करो या मरो का जो नारा दिया है, तो ये काफी कंट्रोवर्सी में रहा कि जब ये अहिंसा की बात करते हैं तो ये करने या मारने की बात, मरने की बात कहाँ कर रहे हैं, है ना। तो ये कुछ एक बोल सकते हैं कि चर्चा का विषय रहा है। तो ये पूछता भी, करो या मरो का नारा कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में, 1942 में, ठीक है। अच्छा, इसी आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। एक तो अगस्त प्रस्ताव है, एक अगस्त क्रांति, नोट कर लीजिएगा, अगस्त क्रांति। क्यों? क्योंकि ये 8 अगस्त को शुरू हुआ, अगस्त महीने में शुरू हुआ था, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति का नाम दिया गया है। एक होता है अगस्त प्रस्ताव, जो कि 1940 में आया था। अगस्त प्रस्ताव ये कब आया था? 1940 में। तो लोगों को कंफ्यूज हो जाती है, स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है जब एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है ना कि अगस्त क्रांति कब हुई थी, तो लोगों को लगता है ये अगस्त प्रस्ताव की बात हो रही है। नहीं, ये हो रही है अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन की बात हुई है 1942 की। और अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 1940 में। ये भी नोट करना है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता आज कोई और चीज बची है डिस्कस करने के लिए। और हाँ, 1940 में ही पाकिस्तान की मांग की गई थी, ये तो खैर अलग क्लास में हम डिस्कस करेंगे। 1940 में क्या डिस्कशन किया गया था? पाकिस्तान की मांग की गई थी, पाकिस्तान की मांग की गई थी, ठीक है। तो ये नोट कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि महात्मा गांधी बहुत बुरे थे,
आपको पढ़ना चाहिए, है ना, डिटेल स्टडी करिए और भगवान आपको सद्बुद्धि दे, है ना। आप भी सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलें, ठीक है, और अपने काम कर्म पे थोड़ा ध्यान दें, तो ही आपका भला हो सकता है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी बताइएगा कैसा आपको लग रहा है सेशंस, और क्या पसंद आ रहे हैं वीडियो, तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, जो भी है, जिसका भी एग्जाम है आने वाले समय में, तो प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते रहेंगे, रोज की क्लासेस लगती रहेंगी, बस थोड़ा सा आपको भी सहयोग करना है, मोटिवेट करिएगा जरूर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।